हेलो बच्चों। ग्लोबलाइजेशन में हमने अब तक ये समझा था कि कैसे एमएनसीज काम करती हैं। उनके अपने वेज हैं, पैटर्न्स हैं। किसी भी नई कंट्री में डील करने के लिए या बिजनेस को लॉक करने के लिए आगे हम समझेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। क्योंकि जो कोई भी एमएनसी या कंपनी है उसका जो मेन पर्पस या मोटिव है वो बेनिफिट को अर्न करना है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे में मार्केट को कंबाइन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट ही कंबाइन नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। क्योंकि मार्केट जो जहां से आपको पैसा निकालना है या फिर जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डालने वाले हैं वो उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस बेसिक सा है कि वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा गेन लेना है, वहां से प्रॉफिट लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल वे में उन चीजों में कनेक्टिविटी और बैलेंस लेने की कोशिश करेंगे। जब हम वैश्विक स्तर पर व्यापार की बात करते हैं तो पहले से सिल्क रूट फेमस रहा है और विभिन्न देशों के बीच व्यापार ये कोई नई बात नहीं है। ये पुराने समय से होता रहा है, चाहे वो आपका मध्यकालीन युग हो या आधुनिक युग हो। ट्रेडर्स हों, यहाँ तक कि ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और वो अपनी चीजों को, नोट्स को, बाकी सारी चीजों को लिखते रहते थे। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसे मेन चैनल जो कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम करेंगे आपस में। अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में मार्केट की बात करें, वो चाहे बार्टर सिस्टम के समय रहा हो या अभी का हो, आपस में हम लेन देन के माध्यम से, एक दूसरे को लेने देने के माध्यम से ही अपने जीवन को सफल बनाते रहे हैं। और जो चीजें हमारे पास नहीं है वो या तो हम दूसरे देश से लेकर के आते हैं या अपनी किसी चीज के माध्यम से एक्सचेंज करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी ट्रेड रूट्स रहे हैं पहले से, जो इंडिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करते थे, साथ में ईस्ट एंड वेस्ट, इनका काम था आपस में एक तरह की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जिससे एक जगह से लोग दूसरी जगह जा पाए। ये जाने के क्रम में केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही चेंजेस नहीं होते थे, सोसाइटी के एस्पेक्ट में, कल्चर के एस्पेक्ट में, हर एक चीज में परिवर्तन देखने को मिलता था। एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको पैन इंडिया रहने का मौका मिले तो एक जगह आप पाएंगे कि लोग इडली डोसा खाते हैं, कहीं आप पाएंगे कि वहाँ के लोग ढोकला फाफड़ा जैसी चीजें खाते हैं, या कहीं पर आप पाएंगे कि एक अलग तरह की डिश है। तो ये जो, जब आप अलग अलग जगहों से होते हुए जाते हैं तो आप वहाँ के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति, हर एक चीज से प्रभावित होते चले जाते हैं। जब आप हर एक चीज से प्रभावित होने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो सारी चीजें आपके सोसाइटल एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए और वहां की जो वेशभूषा है आपको पसंद आती है, ना सिंपल, अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात कर रहे हैं तो कहीं पे कोई लुंगी पहनता है, कहीं पे कोई धोती पहनता है, कहीं पे कोई पैंट पहनता है, कहीं सलवार, सॉरी, कुर्ता पैजामा पहनता है, सलवार नहीं, वो विमेन की ड्रेस हो जाएगी। तो ऐसे में जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपको वहां की ड्रेस पसंद आई, वो आपने परचेज किया, और जब आपने बल्क में परचेज कर लिया कोई सामान, वहां की ड्रेस आपने बल्क में परचेज की, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी आपका ट्रांजेक्शन होगा, और जब वो सामान लेकर के आकर के आप अपनी जगह पर बेचेंगे, इन बहुत शुरुआती दौर में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर चेंज होगा तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में होने वाला चेंज कल्चर और सोसाइटल एस्पेक्ट में भी चेंज लेकर के आ जाएगा। तो ये ट्रेड रूट है जो शुरू से यूटिलाइज किया जाता रहा है। साथ ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
धीरे धीरे जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ट्रेडिंग कंपनीज को जैसे ही पता चलता है कि कहीं पर रिसोर्सेज है तो वो वहां पर जाने का प्रयत्न करने लगते हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, वहां से हमारा सारा का सारा काम हो जाए। ऐसे में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। हालांकि बाद में फिर वो कंपनी से पूरा कन्वर्ट होके पूरा उन्होंने साम्राज्य बना लिया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करते हुए आगे गए थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है। सिंपल वे में बात किया जाए तो फॉरेन ट्रेड का सिंपल सा मतलब है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना प्रोड्यूसर्स को, जिससे कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर के बेनिफिट कमा सकें। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने स्पेसिफिकली कोई चीज बनाई, मैंने अमावट बना दिया, ठीक, आम से अमावट बनती है। अब मैंने अमावट बनाया और उसको मैंने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया, उससे मुझे पैसा काफी कम मिला। अब मैंने धीरे धीरे क्या किया, ई कॉमर्स कंपनीज के माध्यम से मैंने उसे नेशनल लेवल पर सेल पिच किया, और जब वो सेल मैंने नेशनल लेवल पर किया तो उस मार्केट से मुझे पैसा मिल गया। और जब नेशनल लेवल से पैसा मुझे मिला, लेकिन मुझे लगा कि अभी ठीक नहीं हो रहा, मुझे ट्रेड को बियॉन्ड बाउंड्रीज लेकर के जाना है, अब मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के चला जाऊंगा। तो जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाऊंगा तो वहां जाने के बाद चीजें अपने आप इस ढंग से हो पाए कि यहाँ बनने वाली चीज मैं इस ढंग से रैप करूं, उसको तैयार करूं और बाहर जाकर के सेल करूं कि मुझे डॉलर्स में पेमेंट मिलने लगे। तो मेरा पर्पस क्या था, मेरा इस ट्रेड का पर्पस सिंपल सा था कि मैं डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं रहना चाहता था, डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड जाकर बाहर से मुझे चीजें मिल पाए, इस चीज की मैंने कोशिश की। तो ऐसे में जब हम बाउंड्रीज के बाहर जाकर के सेल करने की कोशिश करने लगते हैं, तब फिर हम इस बात के लिए, जब बाउंड्रीज के बाहर हम सेल कर पाते हैं तभी ये संभव हो पाता है कि हम आगे की चीजों के बारे में सोच पाए। अगेन यहाँ पर सिंपल सा वे है कि जब हम डोमेस्टिक मार्केट को बाईपास करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट तक जाएंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कल्चर को, अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन को, हर एक चीज को बेटर वे में प्रेजेंट करेंगे और उसके साथ ही हमें उससे ज्यादा पैसा मिल पाएगा। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे जितने भी टॉयज हैं छोटे से लेकर के बड़े, जो भी इंडिया के मार्केट में आपको दिख रहे हैं वो ज्यादातर चाइना से आए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो किसी भी चीज को ड्यूरेबिलिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ, सिंपल लैंग्वेज में सस्ता और टिकाऊ इस ढंग से बनाते हैं कि वो लंबे समय तक टिक पाते हैं। और जब वो लंबे समय तक टिकते हैं तो उससे फायदा होता है। सिंपल वे में आपकी छोटी कार का मॉडल हो या फिर आपका टिफिन हो या फिर आपका वाटर बोतल हो, सारी की सारी चीजें आपको सस्ते दामों में अच्छे तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए वो सब की सब आपको उपलब्ध हो पाती हैं क्योंकि चाइना वाले सस्ते में टिकाऊ ढंग से बनाकर बेच देते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि चाइना वालों ने तो भेज दिया, अब जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए उन्होंने एक कार या एक छोटी बॉल 5 या 10 रुपए में आपको उपलब्ध करा दी। अब यहाँ जो बनी हुई चीज है इंडिया में वो आपको 40 या 50 रुपए की मिल रही है, तो मार्केट में अल्टीमेटली क्या होगा, सेल चाइना वालों की होगी। लोग 5 या 10 रुपए की कार जब मिल रही है, छोटी खेलने वाली, खिलौने वाली, तो जब 5 या 10 रुपए की चीज मिल रही है तो कोई आदमी 40 या 50 रुपए की चीज क्यों खरीदेगा? सोचने वाली बात है। लोग अल्टीमेटली चाइना के प्रोडक्ट को ही सपोर्ट करेंगे और वही होता भी है।
अब इस प्रोसेस में ये समझने वाली बात है, चाहे वो आपकी चाइना की लाइट्स हों, एलईडीज हों या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हों, चाइना हर चीज में ड्यू टू अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट उसने बना रखा है, हर चीज को सस्ते में उपलब्ध करा देता है। और अगर वो उपलब्ध कराएगा तो वो इंडिया के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बाहर हो जाएंगे मार्केट से। और यही कंडीशन टॉय मार्केट में देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या पैदा हो रही है वो यही है कि कैसे चाइना से आने वाले जो टॉयज हैं उनसे कंपटीशन बनाए रखा जा पाए, क्योंकि जब आप compete कर पाएंगे मार्केट में तभी आप सस्टेन करेंगे, अगर आप compete नहीं कर पाएंगे तो आप सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम ओपन कर देते हैं अपने मार्केट को, जब हम अपने मार्केट को ओपन कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपस में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अपने आप। जो हमारी चॉइस ऑफ गुड्स है जो मार्केट में, वो अपने आप बढ़ने लगेगी। तो जो हमारा चॉइस ऑफ गुड्स है वो बढ़ने लगेगा। और सेम गुड्स का जो दो मार्केट में है, एक ही गुड दो अलग अलग मार्केट में जब सेल के लिए जा रहा है तो उसका प्राइस क्या है ये भी देखना होगा, क्योंकि जहां पर प्राइस कम होगा लोग अल्टीमेटली उधर की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। और अब प्रोड्यूसर्स के लिए आपस में कंपटीशन वाली स्थिति हो गई। कंज्यूमर तो सामने है, कंज्यूमर को ऑप्शन मिलेगा, कंज्यूमर को जो बेटर ऑप्शन मिलेगा, बेटर डील मिलेगी, वो उसी की तरफ चला जाएगा। तो जब कंज्यूमर को बेटर ऑप्शन मिल रहा है, दो प्रोड्यूसर्स हैं, तो अब प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन बेटर वे में, कौन चीप एंड बेस्ट वे में इसको प्रोवाइड कर पाएगा। इसीलिए जब भी फॉरेन ट्रेड की बात होती है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट लेकर के आता है, क्योंकि पहले आपको पता है कि मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन अब क्योंकि मार्केट खुल चुका है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो जब भी ट्रेड की बात होगी, फॉरेन ट्रेड की बात होगी, तो सेम सिमिलर प्रोडक्ट जो भी आपका होगा उससे मिलते जुलते और प्रोडक्ट्स होंगे और उन सब में आपस में कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगेन ग्लोबलाइजेशन क्या है? हालांकि हमने लेक्चर के शुरुआत में ये देखा था, समझा था इन वाइडर पर्सपेक्टिव ग्लोबलाइजेशन क्या है। साधारण भाषा में इसने पूरे विश्व को एक करने का काम किया और आपस में सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेट हो गई। और पिछले कुछ समय में इसमें क्योंकि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में बात की गई है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स खुल के हमारे सामने आते हैं। वो मार्केट भी हो सकता है, वो आपका सोसाइटी हो सकता है, वो कल्चर हो सकता है, वो सिटीजन हो सकता है, किस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे अक्सर सवाल आता है सिविल सेवा में, अभी आप उधर की तरफ नहीं होंगे, कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा वृद्धों पर, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पर, महिलाओं पर, या फिर कामकाजी पुरुषों पर। तो ये सारे सवाल भी बनते हैं। तो अभी वैश्वीकरण यहाँ पर संस्कृति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में नहीं दिया गया है। यहाँ पर वैश्वीकरण केवल और केवल जो दिया गया है वो इस संदर्भ में है कि एमएनसीज कैसे काम करती हैं, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, बस इतना ही दिया है। तो यहाँ पर एमएनसी के कंटेक्स्ट में बात किया गया है कि पिछले 2 या 3 दशकों में, ग्लोबलाइजेशन के बाद के जो 2-3 दशक हैं, क्योंकि 90 में तो आया ही है, तो जो 2-3 दशक हैं वहां पर
लगातार इस चीज को लेकर के बात चल रही है कि लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड देखी जा सके, जिसकी वजह से चीप प्रोडक्शन हो पाए, जिसकी वजह से चीप प्रोडक्शन हो पाए। साथ ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एमएनसीज के द्वारा, वो धीरे धीरे कंट्रीज में बढ़ रहा है, क्योंकि जहां जनसंख्या है वहां अच्छी मार्केट मिलेगी, और जब अच्छी मार्केट मिलेगी तो लोग वहां की तरफ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही दो देशों के बीच में जो फॉरेन ट्रेड है वो लगातार धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। ऐसे में जो लार्ज पार्ट है फॉरेन ट्रेड का, एक बहुत बड़ा हिस्सा एमएनसीज कंट्रोल करती हैं, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज है वो काफी ह्यूमंगस होते हैं। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, सारी चीजों को संभालते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे जाना पसंद करते हैं। और जैसे हम फोर्ड की बात करते हैं, फोर्ड मोटर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो केवल इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि वो साथ में एक्सपोर्ट भी करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। जो फोर्ड है वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपनी जो कार्स है, अपनी जो सर्विसेज हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का काम करता है। अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में वो चीज देखी थी। साथ ही जब वो कार की बात कर रहा है तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में बन रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में बनने के बाद फिर एक जगह आकर के असेंबल हो रहे हैं, असेंबल होने के बाद सेल के लिए अलग जगह जा रहे हैं। तो एक केवल कार कंपनी ही इतनी जगह बेनिफिट करवा रही है, या अलग अलग कंट्रीज में अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को देख रही है, साथ ही फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का काम कर रही है। तो ज़्यादातर जो एमएनसीज हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज में शामिल रहती हैं या डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के काम करती हैं। जब भी एमएनसी के टर्म्स में बात होगी तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि दो देशों को आपस में जोड़ने का काम किया है। जब भी दो देशों को आपस में जुड़ना होगा तो उनके जुड़ाव के लिए बीच में कोई एक मीडियम होना चाहिए। तो वो बीच का मीडियम कैसे होगा? बीच का मीडियम तभी पॉसिबल है जब ये संभव हो कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो आपस में लगातार काम कर सके। ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जो रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन का काम करता है आपस में सभी देशों के बीच। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एमएनसीज का काम है अपने काम को बढ़ाना, फैक्ट्रीज के माध्यम से, अपनी गुड्स सर्विसेज के माध्यम से। अलग अलग देशों में वो अपने काम को ऑपरेट करते हैं और उस ऑपरेटेबिलिटी के दरमियान उसके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड करने का काम करते हैं, क्योंकि जब वो जहाँ पर भी एक्सपेंड करेंगे वहाँ की इकोनॉमी अपने आप एक्सपेंड होगी। क्योंकि कहीं पर भी अपनी कंपनी खोला, सर्विसेज प्रोवाइड किया, वहाँ के चीप लेबर, भले ही लेबर चीप हो या ठीक ठाक हो, लेकिन वहाँ के लोगों को अपने आप रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो जो एमएनसी हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम किया। क्योंकि अगर हम कहें ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ खुल गया तो क्या खुल गया, क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या बेनिफिट होगा, ऐसे में क्या प्रोसेस में आपको मिलेगा? तो सिंपल वे में जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो सिंपल भाषा में इतना ही है कि ट्रेड के लिए रास्ते खुल गए। बाकी एस्पेक्ट्स अगर आप छोड़ भी दें तो ट्रेड के लिए रास्ते खुल गए। तो जब बात होती है गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की, तो वो कंट्रीज के बीच में मूवमेंट की बात करते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है।
तो अगर हम बात करें इसकी वजह से, ट्रेड की वजह से जो दो देश हैं या कई देश हैं आपस में एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि जब आप किसी प्रोसेस में हैं, किसी बिजनेस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आप उस डायरेक्शन में हैं या नहीं। अगर आप उस डायरेक्शन में हैं तो ठीक है। सिंपल वे में ऐसे बात करते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, 4-5 कंट्रीज हैं और आप आपस में रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी पार्ट्स को शेयर कर रहे हैं, तो आपस में आपके पास एक नॉमिनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होगा कि हम यहाँ से ये पार्ट ले रहे हैं, यहाँ से ये ले रहे हैं, बाद में असेंबल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चेन बना रहे हैं और उसके लिए जो भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस है उसको हम बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो आपस में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइन डेवलप होगी और एक दूसरे से प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से आगे निकल के इन्वेस्टमेंट्स भी हमने देख लिया, क्योंकि गुड सर्विस तो इन्वॉल्व भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश में लगातार पलायन होता है, कभी कभी अपनी अच्छी इनकम के लिए, कभी कभी अच्छी एजुकेशन के लिए और कभी कभी डिफरेंट रीजन से, बिजनेस का रीजन हो सकता है, ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है और भी कई तरह के रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, हालांकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। पहली क्लास में जो मैंने बताया था कि वीज़ा को लेकर के लगातार बात चलती है। यूएस के वीज़ा के लिए लोग बहुत मरते हैं, H1B1 वीज़ा, कि हमको मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए, वहाँ रह के काम कर लेंगे, हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी, हमारा स्टेटस बदल जाएगा, हमारा ब्ला 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 ब्ला। लोग अमेरिका जाने के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसको फिर हम ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हमारे देश से लोग निकल के दूसरे देश में जाना चाहते हैं। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, चीजों से क्या मतलब है, इस तरह के जब आपस में एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब मुख्य रूप से क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन में आप टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। सिंपल वे में मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका से आ रहा है और एक व्यक्ति अफ्रीका में है। अमेरिका से जब कोई व्यक्ति पहली बार अफ्रीका आया तो उसके हाथ में मोबाइल फोन था और अफ्रीका के लोग जानते भी नहीं थे कि मोबाइल फोन क्या होता है। तो जब अमेरिका का व्यक्ति यहाँ आएगा तो क्या उसका मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। केवल मोबाइल से तो उसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि उसमें टावर नहीं है। जब टावर नहीं है तो फोन कैसे लगेगा? कनेक्शन नहीं है सैटेलाइट से। अब फिर जो व्यक्ति अमेरिका से अफ्रीका आया 1 साल 2 साल 3 साल काम करने के लिए, एमएनसी डेवलप करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, उसका कुछ भी करने के लिए, तो उसके मन में पहली चीज क्या आएगी, वो अपने आसपास टावर स्टेब्लिश करेगा। जब टावर स्टेब्लिश करेगा और फोन से अपने घर परिवार से कांटेक्ट करेगा तो लोग देखेंगे। तो अल्टीमेटली जब लोग देखना शुरू करेंगे तो फिर वो भी कहीं ना कहीं मांगेंगे। तो मांगेंगे तो एमएनसी क्या करेगी, भाई उसे पैसा चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करा देगी, ले लो। और जब वो प्रोवाइड कराएगी तो उसके बदले वो आपसे पैसा लेगी, और जब वो पैसा लेना शुरू करेगी तो फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक पलायन से, एक माइग्रेशन से, एक ट्रांजिशन से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहां से टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहां के व्यक्ति ने लेकर के आया और जब उसने देखा कि यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और लोग इजीली ले पा रहे हैं उन चीजों को, अपने परिवार से बात कर पा रहे हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं, तो फिर लोगों ने उसे ऑप्ट कर लिया। अब इसका एक और रिवर्सल मैकेनिज्म है। मान लीजिए अफ्रीका में जनजाति ज्यादा है, उन्होंने ये देखा कि बिना पॉल्यूशन के कोई काम करना या पानी बचाने के लिए बैम्बूस की टेक्निक इस्तेमाल करना,
कुछ ऐसा अमेरिका के व्यक्ति ने देखा कि जो अफ्रीका के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने वो टेक्नोलॉजी वो ऑप्ट कर ली। जब वो अपने देश गया तो वहां पर उसने उस मॉडल पे काम किया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में अपने आप जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आपस में एमएनसीज की वजह से, बिजनेस की वजह से लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे, सिचुएशन सेम टू सेम यही है। तो एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से चीजें जा पाई। जैसे अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता, कि हम अपने देश में तुम अपने देश में, तो क्या आज किसी को आईफोन शब्द का नाम पता होता? आज लोग आईफोन, मैकबुक, टैबलेट और सारी चीजें रखते हैं, देखते हैं, जो भी है उनका प्रोसेस। सॉरी। तो ये चीजें आपको नहीं पता होती, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल बाउंड्री तक सीमित था। लेकिन आज आपको उन चीजों के नाम पता है। क्यों पता है? क्योंकि वहां से आ रहे हैं। आधी कंपनीज आप देखेंगे वो चाइना की हैं, वो चाहे एमआई हो या पोको हो, वीवो हो, जितनी भी तरह की जहां जहां की भी कंपनीज हो। तो अगर आप डिफरेंट जगह की गाड़ी देख पा रहे हैं, कंट्रीज की डिफरेंट मॉडल्स की, डिफरेंट मोबाइल्स देख पा रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर कंप्यूटर ही है, तो उसकी स्क्रीन से लेके सारी चीजें जब आप देखना शुरू करेंगे तो वो अलग अलग कंपनीज की हैं। वो सब कुछ क्यों पॉसिबल हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फिर आते हैं कंटेनर्स की बात हम कर रहे हैं। कंटेनर्स ने क्या किया? आपके काम को आसान कर दिया। कैसे? क्योंकि इसमें किसी भी लोड को रख करके इंटैक्ट कर दिया जाता है। ये डायग्राम बना हुआ है। लोहे के टीन के कनस्तर कह लीजिए, या बड़े बड़े लोहे के बॉक्सेस कह लीजिए। उन बॉक्सेस में चीजों को पैक करके प्रॉपरली उसमें रखा जाता है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एरोप्लेन के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से। तो उसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेकर के जा सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? ट्रक्स में भी इनको, शिप्स में, रेलवेज में, प्लेन्स में, ट्रक्स में, इतनी जगह इनको हम यूटिलाइज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अपने आप बढ़ने लगता है। साथ ही ये हमारी हेल्प करता है कि हम लार्जर वे में वॉल्यूम को कवर कर सकें। इसके आगे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर सोचिए, अलग अलग देश में, मान लीजिए आपने रख लिया ब्राजील, रख लिया मेक्सिको, रख लिया इंडिया, रख लिया चाइना, रख लिया, अलग अलग जगह पे एक ही एमएनसी के ऑफिस हैं, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन की लाइन नहीं है। तो वो आपस में कैसे बात करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे रिपोर्ट लेंगे? जो भी बॉस है वो शाम को रिपोर्ट कैसे ले पाएंगे? इन सिंपल वे, आपका काम 5 जगह पे फैला हुआ है और सब इतनी इतनी दूरी पे है कि अगर आप ट्रेवल करेंगे फिजिकल वे में, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको कम से कम 2 दिन का समय लगेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। अब आप 2 दिन ट्रेवल करके तो जाएंगे नहीं, पता चला आप जा रहे हैं 2 दिन उधर है, 2 दिन उधर है, 2 दिन उधर है, तो पता चला आप महीने में ऐसे 3 राउंड मार के आपका काम खत्म हो गया। तो आप ऐसे 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 घूमते ही रह जाएंगे। तो उस घूमने फिरने से आजादी तभी मिल पाएगी जब आपके पास कोई बेटर कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का प्लान है। ठीक। अब कंप्यूटर और इंटरनेट आ जाने की वजह से आप पांचों जगहों से
सेम टाइम पे बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप एट अ सेम टाइम सबसे फीडबैक ले सकते हैं, सबको गाइड कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो जो टेली कम्युनिकेशन है, इसने जो पूरी की पूरी ट्रेड है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, पूरा का पूरा बिजनेस है, इसको कन्वर्ट करने का काम किया है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना हो, ये डिवाइस ना हो, तो बहुत मुश्किल है कि आप डे टू डे लाइफ में अपनी जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अब अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, तो अगर आप प्रिंट मीडिया में ही बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज बनानी है, कोई चीज डिजाइन करनी है, तो आपके लिए बड़ा आसान है यहाँ से वहां कहीं से भी कांटेक्ट करना। मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं और आपको लंदन से कांटेक्ट करना है, तो इंडिया से लंदन कांटेक्ट करना बहुत ही आसान काम है। क्यों? आप इजीली, ड्यू टू योर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी लाइंस, आप इजीली बात कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं और सारी चीजों को बेहतर बना पाएंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन से क्या मतलब है? क्योंकि अगर आपको पॉलिसी ऐसी नहीं मिलेंगी कि आप किसी भी कंट्री में अपना काम अच्छे से प्रॉपरली रन कर पाएं, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप वहां पर अपने ट्रेड को रन कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ही आपको परमिट ना करे, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ही ना बनाए, अगर गवर्नमेंट से आपको परमिशन ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप वहां पर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसी को गवर्नमेंट से गवर्नेंस कहा गया है, उसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा गया है, उसी को लाल फीताशाही से आजादी कहा गया है कि आप जो परमिट सिस्टम है, जो ट्रेड के लिए परमिट लगता है, उससे आपको आजादी मिल सके, उससे आगे आकर के आप अपना काम बेटर ढंग से कर पाएं और दूसरे देश में भी जाकर के आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकें। पिछला वाला जो टॉपिक था वो सिंपल सा इतना ही था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने ट्रेड को बेटर बना पाए हैं। उम्मीद है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक पे हैं, इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर वापस से एग्जाम्पल किसका दिया है? जो अभी हमने चाइनीज टॉयज की बात की थी, सॉरी टंग ट्विस्ट हो गई, जो हमने चाइनीज टॉयज की बात की थी इससे पहले एग्जाम्पल में, उसकी बात हम कर रहे हैं। सपोज करिए कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किसमें? इंपोर्ट ऑफ टॉयज, कि हम जो भी मंगाएंगे, अब यहीं पे समझिएगा, क्योंकि ट्रेड है, एग्रीमेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं ऐसा कुछ कर सकती जो एब्रप्ट हो। मतलब आपने जो जिन चीजों को स्वीकार किया है, जिन चीजों को माना है, जो भी आपका प्रॉपर आपकी गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करते हैं। उसके अलावा अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो अगर आप सपोज करिए कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वहां से आ रहे हैं, बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर इंपोर्ट में ये लोग टैक्स लगा दें तो क्या होगा? तो जो भी इनको इंपोर्ट करना चाहेगा उसको टैक्स देना होगा। कोई भी सामान आपके हाथ में ऐसे तो आ नहीं रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो वहां से मंगा रहा है, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां से निर्यात हो रहा है, यहाँ से आयात हो रहा है। तो हम जो आयात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो सामान को मंगा रहा है। अगर क्या हो, उस व्यक्ति को इंपोर्ट करने पे, उस सामान को लाने पर टैक्स देना पड़े, और क्योंकि ये टैक्स लगेगा, तो जो भी बायर्स हैं उनको हाई प्राइस में, उनको इंपोर्टेड टॉयज में हाई प्राइस देना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एक सामान था, मान लीजिए वो चाइना से 5 रुपए में आ रहा था, अब आते आते डिस्ट्रीब्यूटर ने उसमें लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को वो चीज 7 रुपए की मिल रही थी, गवर्नमेंट ने इसने 2 रुपए टैक्स लगा दिया, कितने की हो गई? 9 रुपए की। अब ये और आगे आते आते वो आपको फ्री में तो देगा नहीं, तो ये आपके हाथ में आते आते 10 रुपए की हो गई। तो ये चीज क्या हुई?
चली 5 की थी जो आपको साथ में मिल जाती, फिर आगे टैक्स लग गया, बाकी चीजें लग गई, तो होते होते ही आपके हाथ में 10 रुपए की हो गई। अब क्योंकि आपके हाथ तक आने में महंगी हो गई, तो एज अ कंज्यूमर वो चीज आपको महंगी मिलेगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से महंगी होके आ रही है। तो अब क्या होगा, जो चाइनीज टॉयज हैं वो अब पहले की तरह इंडियन मार्केट में सस्ते नहीं रह जाएंगे, और जो भी चाइना से सामान लिया जा रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। सिंपल वे में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाले जो टॉयज थे उन पे टैक्स लगा दिया, तो क्योंकि टैक्स लग गया अब वो महंगे हो गए। अब वो महंगे हो गए तो जो भारत के टॉयज, जो भी कंज्यूमर थे उनको भारत के टॉयज और चाइना के टॉयज लेने में चाइना वाले पसंद आ रहे थे क्योंकि चाइना के सस्ते थे जबकि इंडिया के महंगे थे। तो अब क्या स्थिति हुई, क्योंकि चाइना वाले पे टैक्स इम्पोज हो गया, अब दोनों बराबर जगह पे आ गए, या फिर इंडिया वाला सस्ता है और चाइना वाला महंगा है, तो लोग अल्टीमेटली फिर इंडिया वाले सामान को खरीदेंगे। और जब इंडिया के सामान को लोग खरीदेंगे तो जो भी यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग हैं, उनका फिर फायदा होगा। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इसी को कहते हैं व्यापार अवरोध। ट्रेड बैरियर का मतलब यह है कि जब सरकार को लगता है हमारे देश की सीमा के भीतर रहने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, सिंपल वे में ट्रेड बैरियर का मतलब है वो जो इंपोर्ट का टैक्स है उसे बढ़ा देते हैं। जब सरकार को लगता है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका नुकसान हो रहा है, बाहर से आने वाला सामान सस्ते में बिक रहा है, तो वो बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगा देते हैं, उसका रेट बढ़ जाता है, घर के अंदर का सामान फिर सस्ता हो जाता है और लोग उसी सामान को खरीदते हैं। इसी को ट्रेड बैरियर कहते हैं। गवर्नमेंट इस टूल का इस्तेमाल करती है कब, ट्रेड बैरियर का, जब उसे फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना होता है। जब सरकार ये तय करती है कि ये सामान ज्यादा मात्रा में आएगा, ये सामान कम मात्रा में आएगा, उस मात्रा का निर्धारण करने के लिए सरकार कम या ज्यादा करने का काम करती है। कि किस तरह से ये ज्यादा या कम हो सकता है। सरकार रेगुलेट करती है कि कौन सा सामान हमें मार्केट में ज्यादा चाहिए, तो उसमें से टैक्स हटा दिया, कम कर दिया, तो वो मार्केट में फ्लो बढ़ जाएगा। और जिसको लगा कि इसका जो क्वांटिटी है कम करना है, अपने लोगों को फायदा देना है, तो उसमें अल्टीमेटली टैक्स बढ़ा दिया। तो सरकार रेगुलेटर का काम करती है जब भी उसे जरूरत होती है, ट्रेड बैरियर के नाम से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से इन बैरियर्स को फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों में कंट्रोल करने का काम किया। ये जरूरी था अपने देश के प्रोड्यूसर्स को, या वो लोग जो हमारे देश में रहकर उत्पादन कर रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और साथ ही फॉरेन के कंपटीशन से अपने प्रोड्यूसर्स को बचाना था, क्योंकि अगर बाहर की चीज आएगी और सस्ते में बिक जाएगी तो कोई भी अपने देश का सामान नहीं खरीदेगा। तो उसको बचा करके रखने के लिए हमने ट्रेड बैरियर्स यूटिलाइज किए। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी 1950s और 60s में आई, तो उस समय 1950s और 60s का दौर ट्रेड के लिए इतना ओपन नहीं था, क्योंकि अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता था और केवल एसेंशियल आइटम्स ही मंगाए जाते थे, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। और जितनी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थी वो भी अपने वालों को प्रोटेक्ट करके रख रही थी। ये दोनों तरफ से बराबर चल रहा था। तो जो भी वो डिफरेंट मीन्स
या डिफरेंट वेज या अलग अलग तरीकों के माध्यम से जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल करने का काम कर रही थी। लगभग 1991 के स्टार्टिंग में पॉलिसीज में चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि जब हम शुरुआती दौर आजादी के बाद से लेकर 1990 की बात कर रहे हैं तो वहां पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट था, न केवल हमारे देश में बल्कि और देशों में भी। तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है अगर वो अपने प्रोड्यूसर्स को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है तो हम अगर कोई सामान भेजेंगे तो वो सामान वहां पर सेल नहीं होगा तो हमारा फायदा भी नहीं होगा। तो तभी फिर 1991 में 90s के डिकेड में ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया और वहां से सारी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होना शुरू हो गई। तब गवर्नमेंट ने सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो समय आ गया है जब इंडियन प्रोड्यूसर्स को सबसे compete करना होगा, क्योंकि अगर आपको एक हाथ से बेनिफिट चाहिए तो दूसरे हाथ से आपको बेनिफिट देना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हाथ से सिर्फ फायदा लेंगे और दूसरे को फायदा नहीं देंगे। एक हाथ से फायदा लेंगे तो दूसरे हाथ से आपको फायदा देना होगा। इससे जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो हमारे यहाँ जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि मार्केट में जब आपका कोई कंपटीटर ही नहीं है तो आप में एक लेजीनेस आ जाता है, क्योंकि आप ही सर्वे सर्वा हैं। आप जो कर रहे हैं सही है तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है तो ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन के बीच में हमारी ये कोशिश होती है कि हम प्रोड्यूसर्स के सामने कंपटीटर्स को रखें जिससे वो क्वालिटेटिव लेवल पर सुधार करने का प्रयास करें, उनको अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए मेहनत करना पड़े। और ये जो डिसीजन था इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सपोर्ट दिया गया। तो जब ये समय आया तो सभी राष्ट्रों ने मिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया कि जो भी हमारे ट्रेड्स में बैरियर हैं, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जो भी बैरियर्स हैं उनको अब हम लोग हटाएंगे। इसको लार्जर एक्सटेंट में हटा दिया गया और यहीं पे जो भी गुड्स इंपोर्ट होंगे, गुड्स और सर्विसेज को इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा पाएगा और इजीली अपने ऑफिसेस को सेटअप किया जा सकता है। ये सारे काम इजीली होंगे। Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization। तो लिबरलाइजेशन क्या हुआ? अब तक हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी, अब हम लिबरलाइजेशन में आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो कंट्री में चल रहा है अभी बाद में बात करेंगे। लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जो भी बैरियर्स थे या जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया और गवर्नमेंट आपस में लिबरल हो गई कि हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं, आपस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लिबरलाइजेशन के साथ बिजनेस को ये डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाने लगा कि अब आप अपने लिए निर्णय आसानी से ले सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। गवर्नमेंट अब कम से कम रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने लगी और ज्यादा से ज्यादा लिबरल होने लग गई। अब हम आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। ये क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप बात करते हैं लिबरलाइजेशन की
या फिर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, तो इसको सपोर्ट करने वाली भी कोई संस्था होगी जिसने स्ट्रांगली इस चीज को सपोर्ट किया होगा। और ये पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया में इस चीज को सपोर्ट किया वो है WTO। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि जो भी बैरियर्स लगाए गए हैं किस पे, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर, वो सबके सब हार्मफुल हैं, इनको हटाए जाने की जरूरत है। यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी बैरियर की जरूरत नहीं है जिससे आपस में कंट्रीज फ्रीली मूव कर सकें, एक दूसरे के यहाँ अपना पैसा लगा सकें, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकें। और जो भी ट्रेड है कंट्रीज के बीच में वो फ्री हो, मतलब कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं किए जाने चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं उन सब को, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज करने की जरूरत है ताकि सब लोग एक साथ आगे बढ़ने का काम कर सकें। WTO का मेन एम है इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को लिबरलाइज करना। वो सभी देशों के बीच में एक कड़ी का काम करती है जो लोगों को इजीली समझा पाए या लोगों को, मतलब देशों को आपस में कन्विंस कर पाए कि आप लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहिए और कम से कम एक दूसरे पर बैरियर्स इंपोज करने चाहिए। और ये जो इनका इनिशिएटिव है ये डेवलप्ड कंट्रीज से ही शुरू किया गया था और इसने इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग ही रूल्स को सेट किया और इस रूल्स को बाद में सभी देशों ने माना। लगभग 160 देश WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं वैश्विक गांव की संकल्पना की तो वो यही होता है कि विश्व के स्तर पर WTO आपस में देशों के लिए गाइडलाइंस बना सकते हैं, बना रहे हैं और इसके आधार पर बैरियर्स नहीं लगाए जाते। क्योंकि अगर कोई एक देश सोचे कि मैं ज़्यादा बेनिफिट ले लूँ या मैं दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट कर लूँ, तो ऐसी जगह पर WTO जैसी संस्था होती हैं जिनकी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है। WTO का कहना है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए हर जगह पर। कई बार देखने को मिलता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने देश के प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, अपने डोमेस्टिक सेल को बढ़ाने के लिए अननेसेसरी तौर पर बैरियर लगाने का काम करते हैं। तो वहां पर डेवलपिंग नेशंस का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होने वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ऐसे में WTO उन्हें रोकने का, रेगुलेट करने का काम करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के हमेशा से विवाद की स्थिति बनी रही है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया हमेशा से कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कई बार वो ये भी कहते हैं कि जो लोग डेवलपिंग नेशंस अपने को बता रहे हैं वो लगभग डेवलप्ड स्टेट में है और उनको ये फैसिलिटीज नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें होती रहती हैं। डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रेड को लेकर के अगेन वही है
कि अगर यूएस के जो भी फार्मर्स हैं वो अगर जो अपने फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो लो प्राइसेस में सेल करेंगे तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें, कि अगर कोई भी एक देश अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी रीजन से अगर वो प्रोड्यूस करने में सक्षम है और वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ती दरों पर बेचने लग जाए, तो जो दूसरे देश हैं जो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां पर जब सस्ते प्रोडक्ट्स आएंगे तो लोग उन सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, और जो लोग उन प्रोडक्ट्स की लागत भी नहीं निकाल पा रहे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से उनको लॉस होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो केवल इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का, हम इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इसने लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया। लगभग लगभग आए हुए 20 साल हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन को, अब तो खैर ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन ने सबसे पहली चीज तो एक कंपटीशन क्रिएट किया आपस में प्रोड्यूसर्स के बीच में, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो, नेशनल प्रोड्यूसर हो या इंटरनेशनल प्रोड्यूसर हो। आपस में इस बात को लेकर के एक तरह का कंपटीशन क्रिएट हो गया कि आपस में सब लोग एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देने के पीछे पड़ गए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा देना होगा। अब ऐसे में जो कंपटीशन का लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, खासकर अर्बन एरियाज में, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के कंज्यूमर्स के अपने एक क्वालिटी कंट्रोल होगा और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स के आपस में कंपटीशन होने के चांसेस होंगे। और कंज्यूमर हर चीज में अच्छी क्वालिटी और लोअर प्राइस ढूंढने की कोशिश करेगा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि जो भी कंज्यूमर है उसको तो सिंपल से वे में कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। और इसकी वजह से आज इंडियन जो भी कंज्यूमर है वो अपनी लाइफ को एक बेटर एस्पेक्ट में जी पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के अपने अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिनको वो चुन सकते हैं आराम से। प्रोड्यूसर्स की बात किया जाए तो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए, हर किसी के लिए ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सेम नहीं है। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं लॉस फेस करते हैं, और जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्सेसिबिलिटी मिल गई तो उसकी वजह से वो लार्जर बेनिफिट आसानी से निकाल सकते हैं। एमएनसीज ने लगभग लगभग पिछले 20 साल में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बेनिफिट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, उस हिसाब से मार्केट क्रिएट होगा, प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ेगा, सारी चीजें अपने आप इंक्रीज होंगी। एमएनसीज की बात किया जाए तो वो उन इंडस्ट्रीज में ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करती हैं, जैसे सेल फोन्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, फास्ट फूड है, और सर्विसेज है जैसे बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। ये सारी चीजें लगातार पैरेलल चलती रहती हैं, और इन प्रोडक्ट्स के लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स होते हैं।
अगेन क्या स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, लोकल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो हमारे पास ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिसकी बदौलत हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स, मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए क्या जरूरी है, कि उनके पास रिसोर्सेज आए। क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्स कहाँ से आएगा? या तो आपके पास नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल नहीं है तो आप फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करेंगे कि आइए और यहाँ पर आकर के पैसा लगाइए। जैसे आपके हो गए इंडस्ट्रियल जोन्स, इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको सेटअप किया गया और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई इन जगहों पर जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर मिले, रोड मिले, मतलब कि जितनी भी नॉमिनल फैसिलिटीज होती हैं, चाहे वो स्कूल की हो, हॉस्पिटल की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, जो भी आधारभूत संरचनाएं होती हैं किसी भी एक जगह के विकसित होने के लिए, उन सभी चीजों को एक जगह पर ला करके विकसित करना, जिससे कि फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हों कि अरे वाह, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके पैसा लगाते हैं, यहाँ फैसिलिटीज है, हमारा पैसा बचेगा, सारी व्यवस्था हमको मिलेगी, तो हम यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो वो एटमॉस्फेयर या लोकेशन बनाना पड़ता है जिससे कि लोग आकर के आपके पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए हो रही है कि आप वहां पर जाकर के ऐसी फैसिलिटीज आपको दी जा पाए। आप जब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लोग वहां पर आए और अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, जिससे कि जब वो पैसा लगाएंगे तो वहां डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट से आपका नेशन डेवलप होगा। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऐसे लेबर लॉज बनाने होंगे जिससे वो अपना काम करवा सकें। अगर आप स्ट्रिक्ट लेबर लॉज बना देंगे तो फिर कोई भी यहाँ पर आकर के काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो एमएनसीज आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि उनको यहाँ पर चीप लेबर मिलेगा, इससे उनकी लाइफ, मतलब जो उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा, उस बेनिफिट से ही, उस बेनिफिट की लालच में ही वो आप तक आ रहे हैं, और अगर वो बेनिफिट आप उनको नहीं देंगे तो वो आप तक नहीं आएंगे। और हायरिंग ऑफ वर्कर्स जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आप इजी हायरिंग कर सकते हैं, नॉमिनल फैसिलिटीज दे के रख सकते हैं और सारी चीज़ों को आगे देख सकते हैं। जब लेबर लॉज फ्लेक्सिबल होंगे तभी लोग यहाँ पर इस बात की उम्मीद करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर अपना टाइम, एनर्जी, मनी लगा पाएं। तो अभी तक जो हमने देखा वो सिंपल सी बात है कि अगर आपको एमएनसीज को अट्रैक्ट करना है तो आपको उन्हें फैसिलिटीज देना होगा, फैसिलिटीज देने के साथ साथ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ऐसी पॉलिसीज बनाना होगा जो फ्लेक्सिबल हो, लेबर लॉज ऐसे हों कि लोग यहाँ पर आकर के पैसा इन्वेस्ट करना चाहें। अब हम अगली क्लास में देखेंगे केस स्टडीज के माध्यम से कि क्या प्रॉब्लम्स और हैं यहाँ पर। ये कंपटीशन से रिलेटेड कहानी है रवि नाम के व्यक्ति की, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।